हाँ जी, सभी को राधे राधे जी। चलिए, आज की आपकी क्लास है साइकोलॉजी की। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपको पता है कि न्यू से ही ज़्यादा क्लियर होता है। तो टॉपिक है आपका, जैसे कि मैंने आपको लर्निंग करवाया था, आज करेंगे हम कि लर्निंग को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, अधिगम स्थानांतरण। आपने कुछ सीखा, उसे किसी और को कैसे आप ट्रांसफर करोगे, उसे हिंदी में बोला जाता है अधिगम स्थानांतरण। ठीक है। सबसे पहले ये थ्योरी दी किसने है आपकी? ये थॉर्नडाइक ने दी है। प्रतिपादक है इसके थॉर्नडाइक। मीनिंग लिख लीजिए। एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब किसी दूसरे के लिए अथवा दूसरी स्थिति में सहायक हो तो अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। पहले इतना समझिए कि आपने किसी कंडीशन में कुछ सीखा है, पर उसे आप कैसे अपने फ्यूचर में यूज कर सकते हो। जैसे कि हम बचपन से काउंटिंग सीखते आ रहे हैं, उसे हम इन फ्यूचर चाहे हम स्टडी ऑफ कर दें, पर उसे यूज करते हैं ना। प्लस माइनस डिवाइड सब कुछ आप अपनी रियल लाइफ में यूज करते हो ना, वो सब है अधिगम स्थानांतरण। फिर हम दूसरों को एडवाइस भी देते हैं कि आप ऐसा कर लो, मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने ऐसे किया था। तो वो क्या है, आपने सीखे हुए को किसी और को ट्रांसफर कर दिया, उसे ही बोला जाता है अधिगम स्थान। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलिए, अधिगम स्थानांतरण के टाइप्स। फर्स्ट है आपका सकारात्मक यानी पॉजिटिव। नेक्स्ट है आपका नकारात्मक। यानी नेगेटिव। और थर्ड है आपका शून्यात्मक। फर्स्ट है आपका पॉजिटिव ट्रांसफर, सेकंड है आपका नेगेटिव, और थर्ड है आपका जीरो। तो फर्स्ट जो है आपका पॉजिटिव, जब आप अपने सीखे हुए को अपने फ्यूचर में यूज कर लेते हो, आपका सेम रिजल्ट मिलता है और बेस्ट आता है, तो आप उसे आगे भी यूज करोगे, दूसरों को भी एडवाइस दोगे। वो है आपका पॉजिटिव ट्रांसफर यानी सकारात्मक स्थानांतरण। क्लियर हुआ? जैसे कि सपोज कीजिए आपकी क्लास में कोई बच्चा है, उसको समझ नहीं आ रहा, आपने डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज कर कर देख लिए, आपने पहले भी ये प्रॉब्लम फेस की थी, तो आप क्या करोगे, अपने माइंड को रिकॉल करोगे कि जब हमारे सामने ये प्रॉब्लम आई थी
तो हमने कैसे उसे सॉल्व किया था, फिर उसी मेथड को अप्लाई करना होता है आपका पॉजिटिव ट्रांसफर यानी सकारात्मक स्थानांतरण। यानी आप सब कुछ कर कर देख चुके हो पर बच्चा आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है या बच्चा आपकी प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहा है, आप बच्चे की प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे हो, उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो, तो वो है आपका पॉजिटिव ट्रांसफर कि उस केस में आपको कैसे फॉलो करना है। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट, कोई प्रॉब्लम? सेकंड है आपका नकारात्मक यानी नेगेटिव, यानी आपने बहुत कोशिश कर ली पर रिजल्ट हर बार जीरो ही रहता है। अब आप देखिए, मैं आपको मोस्टली यही एग्जांपल देती हूँ कि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो और उसमें आप 1-2 नंबर से रह जाते हो, तो फिर क्या होता है उस कंडीशन में 1-2 नंबर से रहने की वजह से आप क्या सोचते हो कि मैं दोबारा ये काम नहीं करूंगा, कि मैंने दिन रात एक की, बहुत मेहनत की, फिर भी 1 नंबर से मेरा एग्जाम रह गया। वो है आपका नेगेटिव स्थानांतरण, यानी दूसरों को भी आप एडवाइस क्या दोगे कि दिन रात पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, या फिर आप कहोगे कि मैंने इतना कुछ कर लिया है पर मुझे अब तक जॉब नहीं मिली, तो इससे अच्छा तो आप अपना बिजनेस कर लो। तो आपने दूसरों को भी नेगेटिव ही मोटिवेट किया ना, क्योंकि आपको उसका रिजल्ट कैसा मिला था, नेगेटिव मिला था। तो वो है आपका नकारात्मक स्थानांतरण जिसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं होता और आप उस चीज से डीमोटिवेट हो जाते हो, पीछे हट जाते हो। उसके बाद है शून्यात्मक स्थानांतरण, यानी आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा पर आपकी लाइफ में आगे फ्यूचर में वो कहीं भी काम नहीं आया। जैसे कि हम बचपन से कबीर के दोहे, रहीम के दोहे याद करवाए थे ना हमें सबने, पर क्या हमारे फ्यूचर में उनका कोई यूज है? नहीं है ना, कोई रिजल्ट नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, हमने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री में अकबर के बारे में पढ़ा है, मुगलों के बारे में पढ़ा है, क्या फ्यूचर में कहीं काम आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो वो है शून्यात्मक स्थानांतरण, यानी ना तो आगे ट्रांसफर करते हो और ना ही आपके यूज में आया, उसे बोलते हैं शून्यात्मक स्थानांतरण। बताइए तीनों में कहीं प्रॉब्लम है तो? फर्स्ट है सकारात्मक पॉजिटिव, आपको भी रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, आप सामने वाले को भी पॉजिटिव गाइड करोगे। सेकंड है नकारात्मक यानी आपका नेगेटिव, आपने जब उसे यूज किया तो आपको रिजल्ट नेगेटिव मिला और आपने सामने भी नेगेटिव ही रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद है शून्यात्मक, यानी जो आपने अपने पास्ट में सीखा वो आपके फ्यूचर में कभी काम ही नहीं आया, वो होता है आपका शून्यात्मक स्थानांतरण। बताइए कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, कोई पॉइंट ऐसा जो आपको क्लियर ना हो? क्लियर है सबको? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अधिगम वक्र, यानी वक्र, अधिगम वक्र, यानी ये कैसे चलती है आपकी लर्निंग, कैसे प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट है आपका सरल रेखीय वक्र, सरल रेखीय वक्र, सरल यानी बिल्कुल सिंपल, ये बनेगा इसका डायग्राम आपका, इस पोजीशन में चलोगे आप सरल में। कुछ भी आप नेम डाल दीजिए, यानी यहाँ से आपकी लर्निंग स्टार्ट हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीखते जा रहे हो और ऊपर की तरफ डेवलप हो रहे हो, इसे बोलते हैं सरल रेखीय वक्र। आपके पास क्वेश्चन कैसे पुट होगा, वहां पर आपको डायग्राम बना हुआ मिलेगा, आपको बोला जाएगा कि ये किस प्रकार की लर्निंग है, तो आपको पहचानना होगा, नॉट एनी प्रॉब्लम, और क्लियरली आप स्मूथली आगे की तरफ बढ़ रहे हो, तो वो क्या होगा आपका सिंपल लाइन चक्र या सर्कल। ठीक है, इसे बोलते हैं सरल रेखीय वक्र। क्लियर है? इसके बारे में नोट कर लीजिए थोड़ा सा। जब सीखने की गति, जब सीखने की गति यानी स्पीड एक समान होती है, जब सीखने की गति एक समान होती है तो वो सरल रेखीय वक्र कहलाता है। जब सीखने की गति एक समान होती है तो वो सरल रेखीय वक्र कहलाता है।
सेकंड है आपका नतोद्र वक्र। नतोद्र वक्र, पहले नोट कीजिए इसके बारे में। इसमें आरंभ से सीखने की गति मंद होती है और बाद में धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। स्टार्टिंग थोड़ा सा आपकी स्लो रहेगी और बाद में आप स्पीड पकड़ लोगे। इसे नतोद्र वक्र बोलते हैं। स्टार्टिंग में आपकी सीखने की स्पीड स्लो होती है, स्टार्टिंग में आप बहुत स्लो लर्नर होंगे और बाद में आपका इंटरेस्ट बनता जाएगा और स्पीड बढ़ती चली जाएगी। आप देखिए, आप इस पॉइंट पर खड़े थे, आपने लर्निंग स्टार्ट की, स्टार्टिंग में फिर आप बैक फुट पर आ गए, थोड़ा नीचे हो गए, उसके बाद आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और आप ऊपर की तरफ डेवलप होते चले गए। इसे बोलते हैं नतोद्र वक्र, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह। ठीक है, नतोद्र बोला जाता है आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव। रिस्पॉन्स स्टार्टिंग में नेगेटिव रहा, फिर आपका पॉजिटिव होता चला गया। नेक्स्ट है आपका मिश्रित यानी मिक्सचर। अब मिश्रित है तो हमें सरल भी लेकर चलना है और नतोदर भी लेकर चलना है। तो कैसे बनाओगे आप? ऐसे चलेगा। इसका सेकंड नेम एस फॉर्म भी है, एस शेप, एस आकृति। ठीक है, देखिए लर्निंग स्टार्ट हुई एस आकृति, एस शेप में। देखो एस की शेप दे रहा है। स्टार्टिंग हुई, स्लो थे, फिर स्पीड बढ़ी, फिर टफ आ गया चैप्टर, फिर स्लो हो गए, फिर आप स्टार्टिंग की, फिर आप आगे की तरफ बढ़े, फिर टफ, फिर नीचे की तरफ, यानी अप डाउन चलता रहेगा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप डाउन चलता रहेगा, इसलिए इसे मिश्रित बोला जाता है, क्योंकि इसमें सरल भी है आपका और आपका नतोदर भी है, दोनों चलेंगे आपके, इसलिए इसे मिश्रित बोला जाता है। एस शेप भी बोला जाता है क्योंकि ये शेप कैसी है, एस की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए अधिगम के पठार। अधिगम के पठार, प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, अधिगम के पठार। कुछ अलग नहीं है, सेम वक्र की तरह है, पर अगर आपको प्लेट्यू की फॉर्म में दे दे तो आपको ऐसे ही करना है। लिखिए, जब सीखने की गति रुक जाती है, ना तो उन्नति होती है ना अवनति होती है। लिखिए, जब सीखने की गति रुक जाती है, जब सीखने की गति रुक जाती है, ना तो उन्नति होती है, यानी ना हम आगे बढ़ पाते हैं, और ना ही अवनति होती है, ना ही पीछे हट पाते हैं। तो वो अधिगम का पठार कहलाता है। तो वो अधिगम का पठार कहलाता है। वहीं के वहीं, ना तो आपने कुछ सीखा ना आगे की तरफ बढ़ पाए,
प्लेट्यू की शेप दे दीजिए उसे। जिस पॉइंट से शुरू हुए थे उसी पॉइंट पर रुक जाओगे। देखिए यहां से शुरू हुए थे आप, सॉरी, यहां से शुरू हुए थे आप, आपने थोड़े से स्टार्टिंग की, पर आप फिर डाउन ही आते चले गए और उसी पॉइंट पर आकर रुक गए। इसे बोलते हैं अधिगम का पठार। ना तो आप स्पीडली चल पाए और ना ही, क्या हो गया इसे, ना तो आप स्पीडली आगे बढ़ पाए और ना ही बैकफुट पर आए, वहीं के वहीं रुक जाना आपका कहलाता है अधिगम का पठार, यानी प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? इसमें से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है, प्लेट्यू आ जाए या वक्र आ जाए, आपका सेम है। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए किस में हम आगे बढ़ते हैं, किस में हम पीछे बढ़ते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन पुट हो रहा है कि ना तो आप स्पीड से आगे जा पा रहे हो और ना ही आप बैकफुट पर आ पा रहे हो, तो वो क्या कहलाता है? तो आपने लिखना है अधिगम का पठार कहलाता है। ठीक है। नतोदर में मैंने आपको क्या बताया था, बताओ? स्टार्टिंग में स्पीड स्लो थी और फिर आपकी स्पीड बढ़ती चली गई। नतोदर आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। स्टार्टिंग आपकी स्लो थी। देखिए जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है तो स्टार्टिंग में तो स्लो ही रहता है, फिर जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है बच्चे का, वैसे वैसे वो आगे की तरफ डेवलप होता चला जाता है। इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो लर्निंग भी अच्छी होगी। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आपका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्या कुछ सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे ना। मैं चाहे कितना भी अच्छा लेक्चर दे दूँ, कितने भी अच्छे मेथड से आपको सिखा दूँ, पर अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो हम नहीं करवा पाते ना। तो सेम वही बात बच्चे के साथ होती है। अगर बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है, आप जैसे मर्जी मेथड से सिखा दो, जब बच्चे का मन होता है तभी वो कुछ सीख पाता है। क्लियर है? तो नतोदर क्या है कि स्टार्टिंग में स्पीड स्लो थी और धीरे धीरे आपकी स्पीड हाई होती चली गई। तो क्वेश्चन भी ऐसे ही पुट होगा, वो कौन सा वक्र है जिसमें बच्चा स्टार्टिंग में तो स्लो लर्नर होता है और फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बनाकर स्पीडली आगे बढ़ता चला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी नतोदर। ठीक है। जब बच्चा सीधा आगे की तरफ डेवलप होता है, बढ़ता ही चला जाता है, तो क्या कहलाएगा आपका? सिंपल, सिंपल लाइन वक्र, या आपका सरल वक्र बोल सकते हो, सरल रेखीय वक्र। अब जब हमने सरल बनाया था तो आपको पता है उसका कैसे बना था डायग्राम? ऐसे था, सीधा ऊपर की तरफ डेवलप कर रहा था, नीचे की तरफ नहीं आ रहा था। ठीक है। तो ये आपका सरल रेखीय है। और नतोदर में आप क्या चल रहे थे? स्पीड आपकी पहले क्या थी? स्लो थी और फिर क्या हुई? हाई। आपको डायग्राम पर ध्यान देना है, वहां पर किसी भी शेप में बना सकते हैं, जरूरी नहीं है जो शेप मैंने दी, पर आप देखो ना, पहले वो स्लो है, नीचे की तरफ जा रहा है और फिर एकदम से हाई ऊपर की तरफ चला जाता है, तो इट मींस वो नतोदर है। ठीक है। और प्लेट्यू क्या है? हमें प्लेट्यू एक पठार की तरह दिखाना होता है, तो वो क्या है? तो आपका बच्चा थोड़ा सा आगे बढ़ा था, स्पीड बढ़ी, फिर वो डाउन होती चली गई। रीजन कुछ भी हो सकता है, सिलेबस टफ भी हो सकता है, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ, ये भी रीजन हो सकता है। तो इसे आपका प्लेट्यू ऑफ लर्निंग कहा जाता है। बताइए, कुछ पूछना चाहते हो यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं हम अपना, पहले कुछ नोट कीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट है आपका, कुर्ट लेविन ने आपको कौन सी थ्योरी दी है? कुर्ट लेविन का कीजिए। कार्ट लेविन, कार्ट लेविन है आपका फील्ड थ्योरी, यानी क्षेत्रीय सिद्धांत। ठीक है। सेकंड है आपके
टॉलमैन, टॉलमैन ने दिया है आपको संकेतवाद का सिद्धांत। संकेतवाद, उद्देश्यपूर्ण, ये दोनों ही आपके टॉलमैन ने दिए हैं। संकेतवाद का सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका गुथरी। गुथरी, गुथरी की थ्योरी का नेम है आपका प्रतिस्थापन का सिद्धांत। आपसे थ्योरीज पूछी जाएंगी एग्जाम में, जो जो चैप्टर के लास्ट में आएगी मैं आपको साथ साथ नोट करवाती जाऊंगी। नेक्स्ट है आपका कॉल्स रोजर्स। कॉल्स रोजर्स ने आपको दी है अनुभवजन्य सिद्धांत, एक्सपीरियंस बेस्ड। फिर नेक्स्ट है आपके अब्राहम मैस्लो, ये रब कर दूं, अब्राहम मैस्लो, ओनली मैस्लो के नाम से भी पूछी जाती है। अब्राहम मैस्लो, और इन्होंने दी है आपको मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट है आपके मिलर, मिलर ने दिया है आपको सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत, इंफॉर्मेशन सूचना प्रक्रियाकरण। लास्ट है आपके जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर, इन्होंने दिया आपका संरचनावादी सिद्धांत, अन्वेषण, रिसर्च करना। ठीक है, कई बार ओनली ब्रूनर लिखा आता है, जेरोम लिखा नहीं आता, तो उस कंडीशन में भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। पूछा आपसे वही जा रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ, पर वो क्या करते हैं लास्ट उठा लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैस्लो पूछ लिया, अब्राहम नहीं पूछा। और कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पुट हुआ है मैस्लो का पूरा नाम क्या था, तो नीचे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, अब्राहम मैस्लो। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है संरचनावादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, आपको उनकी सिद्धांत बता दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि ये किसने दिए हैं। क्लियर है यहाँ तक? कुछ पूछना चाहते हो? क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंटेलिजेंसी यानी बुद्धि।
है बुद्धि? क्या सोचते हो आप? किसे कहते हैं बुद्धि? व्हाट इज इंटेलिजेंसी? क्या है बुद्धि? अपने लेवल के अकॉर्डिंग बताइए, जो भी आपको पता है। हर सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में कैसे हैंडल करना है, आपके माइंड में कुछ ना कुछ थिंकिंग आएगी, कुछ विचार आएंगे। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कॉलहर ने क्या दिया था हमें? चिंपैंजी का रिसर्च की थी उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने चिंपैंजी का नाम क्या था उस? सुल्तान। सुल्तान ने सिचुएशन देखी कि जो बनानास हैं, जो केले हैं, वो पिंजरे के बाहर रखे हुए हैं। तो उस कंडीशन में उसके पास पिंजरे के अंदर क्या क्या सामान अवेलेबल है कि वो उन बनानास को इजीली ले सके। तो उसने वहाँ क्या यूज़ किया? अपनी बुद्धि यूज़ की। सेकंड पोजीशन में क्या किया गया था? उन बनानास को पिंजरे के बाहर ना रखकर पिंजरे के अंदर ही ऊपर हैंग कर दिया गया था, ठीक है। पर उस कंडीशन में क्या था, वो जो हैंग किए हुए बनानास थे वो ज़्यादा ऊंचाई पर थे। अब सुल्तान सोचता है कि मैं इन्हें कैसे, एक दो बार उसने जंप किया कि मैं इसे इजीली प्राप्त कर सकूं, पर नहीं ले पाया। फिर उसने अपने चारों तरफ देखा कि मेरे पास क्या सामान अवेलेबल है। फिर उसने देखा स्टिक्स है, एक स्टिक उठाई, बनाना को तोड़ने की कोशिश की पर नहीं तोड़ पाया। फिर उसने अपनी बुद्धि लगाई, इंटेलिजेंसी का यूज किया। वहां पर एक रस्सी भी थी, उसने दो स्टिक को आपस में जोड़ा और जोड़ने के बाद फिर देखा कि मेरी स्टिक बनाना तक पहुंच रही है, तो उसने उनको तोड़ लिया। तो इन सब में उसने क्या यूज किया? हमारे आसपास जो भी सामान अवेलेबल है उसका हम अपनी बुद्धि से कैसे प्रयोग कर सकते हैं उस सिचुएशन में, वो सब आपकी इंटेलिजेंसी में आती है। क्लियर है? लिखिए, परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जो भी सामान हमें प्राप्त है, जो भी सामान हमें प्राप्त है, उसे हम प्रयोग कर कर, उसे हम प्रयोग कर कर कैसे अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, समाधान निकाल सकते हैं। ये सब कुछ बुद्धि के अंतर्गत आता है, ये सब कुछ बुद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब इसमें हमें आईक्यू लेवल भी चेक करना है कि किसी बच्चे की बुद्धि कितनी है, उसका आईक्यू लेवल कैसा है। पर उससे पहले हम करेंगे बुद्धि के प्रकार। लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी, यानी बुद्धि के प्रकार। दो प्रकार की है आपकी, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। अमूर्त कौन सी होगी? मूर्त मीन्स जो विजिबल है, अमूर्त जो इनविजिबल है। अब मैं आपके सामने कहूं कि डॉक्टर और इंजीनियर किस में आएंगे? डॉक्टर और इंजीनियर मूर्त में आएंगे, अमूर्त में आएंगे? नहीं, मूर्त में आएंगे। डॉक्टर आप अपने स्टेथोस्कोप यूज करते हैं ना चेकअप करने के लिए, सीजर, सर्जरी के टाइम भी वो सब कुछ यूज कर सकता है, तो वो आपका किस में आएगा? मूर्त में आएगा। हाँ जी। और इंजीनियर किस में आएंगे? वो भी इसी में आएंगे। जहां भी हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट या साधन की जरूरत पड़ रही है, सब के सब आपके मूर्त में आते हैं। समझ गए? पर एक आप क्लिनिकल, जैसे हमारे यहाँ छोटी छोटी डॉक्टर्स की शॉप्स होती हैं, जो सर्जन नहीं है, सर्जन सारे मूर्त में आएंगे क्योंकि वो एसेसरी यूज करते हैं। और जो अपने माइंड से सोचकर आपको मेडिसिन देके हैं, वो सब के सब किस में आएंगे? अमूर्त में आएंगे।
आप डॉक्टर को जाकर बता रहे हो कि रात से मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख कर देता है ना। उस कंडीशन में उसने कुछ एसेसरी तो यूज़ नहीं की, तो अपने माइंड से लिखा है। अब माइंड से जो लिखा है वो उसकी फीलिंग है, ठीक है, तो वो सबकी सब किस में आएगी, अमूर्त में आएगी। पर एक सर्जन किस में आएगा, मूर्त में आएगा। जहां भी आपकी एसेसरी यूज होगी वहां आपका मूर्त होगा, वो आपका मूर्त होगा। और जहां भी माइंड यूज होगा वो आपका अमूर्त होगा। अब मैं आपको कहूं, एक पोएट किस में आएगा, अमूर्त में, क्योंकि अपने मन के विचारों को लिख रहा है ना, सोच कर लिख रहा है, ठीक है। एक आर्टिस्ट किस में आएगा, मूर्तिकार, मूर्त में, मूर्त में, मूर्त में, क्योंकि मूर्ति बना रहा है, बनाने के लिए उसे अपनी सारी एसेसरी चाहिए ना, ठीक है। पर जब वो बना रहा है, किसी चीज को क्रिएट कर रहा है, तो किस में आ रहा है आपका, मूर्त में आ रहा है, विजिबल में आ रहा है। पर जब वो क्या कर रहा है कि अपने मन के विचारों को आपके सामने स्पष्ट कर रहा है, क्लियर कर रहा है, तो किस में आ रहा है, अमूर्त में आ रहा है। समझ गए मेरी बात। एक सोशल वर्कर किस में आएगा, सोशल वर्कर किस में है, अमूर्त में, अमूर्त में आएगा ना सोशल वर्कर। सोशल वर्कर आपको गाइड कर रहा है, कोई एसेसरी तो नहीं यूज कर रहा। जहां भी आपको विजिबल एसेसरी मिले, विजिबल सामान मिलते हैं, वो सारे के सारे आपके मूर्त में आते हैं। और जहां आप अपने माइंड से सोचकर कुछ लिख रहे हो या माइंड का यूज कर रहे हो, वो सारे के सारे अमूर्त में आते हैं। ये मूर्त मीन्स विजिबल, अमूर्त मीन्स इनविजिबल। जहां आपकी थिंकिंग यूज होगी आपको दिखाई कुछ नहीं देगा। सोच, लेखक आ गए, सिंगर आ गया, ठीक है, सिंगर किस में आएंगे, अमूर्त में आएंगे, क्योंकि वो कुछ यूज तो नहीं कर रहे, अपने मन की सोच जो उनके दिमाग में आ रहा है, अपनी फीलिंग को आपके सामने क्लियर कर रहे हैं, तो वो सबके सब अमूर्त में आएंगे। ऐसे ही आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे वहां, और पूछा जाएगा ये किसका उदाहरण है, ये किसका एग्जाम्पल है, मूर्त का, अमूर्त का, बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ, कर लोगे ना। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कारखाने में काम करना मूर्त बुद्धि का काम है या अमूर्त, मूर्त का। कारखाने में एसेसरी मशीनें यूज होंगी आपकी, जहां भी कोई भी आपका साधन यूज हो रहा है वो सब के सब आपके मूर्त में आएंगे। और जहां पर आपका कोई साधन विजिबल नहीं है वो सब के सब आपके अमूर्त में आएंगे। क्लियर, कुछ पूछना चाहती हो। टीचर किस में आएगा बताइए, अब मैं हूं आपके सामने, मैं तो यूज कर रही हूँ। अब मैं एग्जाम्पल तो आपको दे रही हूँ ना। आपके प्रोफेसर सारे के सारे किस में आते हैं, अमूर्त में आते हैं, क्योंकि वो लेक्चर देकर जाते हैं। पर जो प्राइमरी टीचर है वो ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, मॉडल्स, तो वो सब के सब मूर्त में आते हैं। समझ के मेरी बात। तो ये भी तो कैटेगरी डेवलप है। अब देखो डॉक्टर्स की भी तो मैंने कैटेगरी बनाई है कि जो भी सर्जिकल होंगे, जो भी सर्जन्स होंगे, सर्जन सारे मूर्त में आएंगे, ठीक है। जो आपकी बात सुनकर आपको मेडिसिन दे रहे हैं, अपने माइंड का यूज कर रहे हैं, सबके सब अमूर्त में आएंगे। ऐसे ही टीचर्स की कैटेगरी है, ठीक है। तो सारे टीचर्स आपके मूर्त में नहीं आ सकते। जो भी आपको लेक्चर दे रहे हैं, फिलोसफर्स हैं, वो सब अमूर्त में है, क्योंकि अपने विचारों को आपके सामने डाल रहे हैं। क्लियर है, कुछ पूछना चाह रहे हो। केमिस्ट किस में आएंगे आपके, अमूर्त में आएंगे। आप जाकर अपनी प्रॉब्लम बताते हो, वो इतनी मेडिसिन में से निकाल कर आपको मेडिसिन दे देते हैं। हाँ जी, स्लिप देते हैं, तो वो भी तो माइंड का यूज कर रहे हैं ना अपने। टीचर आपके, प्रोफेसर आपके अमूर्त में आएंगे, ठीक है। जो प्राइमरी टीचर है वो सब मूर्त में आएंगे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स लेकर जाते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। हम बुक भी तो लेते हैं, प्राइमरी टीचर जाकर बुक भी तो उठाते हैं ना, वो सबके सब मूर्त में आएंगे आपके। फिलोसफर हैं, सिखाते हैं ना, तो वो सबके सब मूर्त में आएंगे। उन्हें ऑब्जेक्ट्स चाहिए पढ़ाने के लिए, ठीक है। अल्फाबेट सिखाना है तो अल्फाबेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, एक्टिविटीज करवाते हैं। तो एक्टिविटीज आपके बिना किसी उसके मॉडल्स के या किसी साधन के बिना तो नहीं हो सकती ना, तो इसलिए। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद है आपका बच्चे का आईक्यू लेवल। आप कैसे चेक करोगे,
आईक्यू लेवल आपको चेक करना है। मैंने पहले भी आपको शायद कुछ बताया था। एक है आपके स्टर्न, फॉर्मूला दिया इन्होंने MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100। ठीक है, पहले ये फॉर्मूला जस्ट MA अपॉन CA तक था। ये फॉर्मूला आपका स्टार्टिंग में बर्टन ने दिया था, बट ये कंप्लीट नहीं था, अधूरा फॉर्मूला था। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे स्टर्न आगे आए। स्टर्न ने इसे कंप्लीट किया। स्टर्न ने इसे कंप्लीट किया और मल्टीप्लाई 100 दिया। MA मीन्स मेंटल एज, CA मीन्स क्रोनोलॉजिकल एज भी बोलते हैं, इसे करंट एज भी बोलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्वेश्चन नोट कीजिए, एक 6 साल का बच्चा 8 साल के बच्चे की तरह 8 साल के बच्चे की तरह बिहेव करता है। बिहेव मीन्स उसकी एक्टिविटीज भी 8 ईयर के बच्चे की तरह है। तो बताइए उसका आईक्यू लेवल क्या होगा। तो बताओगे कि उसका आईक्यू लेवल क्या है। हाँ जी, मेंटल एज कितनी है 8, बिहेव 8 ईयर के बच्चे की तरह कर रहा है। और करेंट एज कितनी है 6 मल्टीप्लाई बाय 100 2 3 50 और कटिंग नहीं हो सकता। 400 अपॉन 3 डिवाइड कीजिए 133.3। आपको मेरे क्वेश्चन से एक बात तो क्लियर हुई होगी, एक बात तो क्लियर होगी आपको, क्वेश्चन से ही क्लियर हो जानी चाहिए कि बच्चा की रियल एज कितनी है 6 ईयर और बिहेव कैसा कर रहा है, एक्टिविटीज कैसा कर रहा है 8 ईयर की तरह। तो इट मीन्स बच्चे का आईक्यू लेवल ज्यादा आएगा, अपनी उम्र से ज्यादा अच्छा काम कर रहा है तो आईक्यू लेवल ज्यादा आएगा। तो 1 आपका आया है 133.3। एक डायग्राम शो कीजिए, एक डायग्राम नोट कीजिए। ये डायग्राम आपको दिया है टर्मन ने। यहां पर लिखिए आईक्यू लेवल, आईक्यू लेवल। नेक्स्ट लिखिए इंटेलिजेंसी यानी बुद्धि। आईक्यू लेवल मेंशन कीजिए 140 से अधिक। और इनकी परसेंटेज होती है, बीच में डाल लो 2%, मतलब मैक्सिमम 2% बच्चे हमें ऐसे मिलते हैं जो 140 से ज़्यादा आईक्यू लेवल रखते हैं। और वो किस में आते हैं, जीनियस यानी प्रतिभाशाली।
नेक्स्ट चलिए 120 टू 139, इस कैटेगरी में आते हैं आपके 7%। और बच्चे कैसे आईक्यू लेवल रखेंगे? प्रखर बुद्धि। आपको ऑप्शन भी यही मिलेंगे वहां पर, प्रखर बुद्धि यानी इंटेलिजेंट। ऊपर वाले जीनियस थे आपके, नीचे वाले इंटेलिजेंट है। उसके बाद का लेवल है 110 टू 120, 119 कर लीजिए। और इनका आपका परसेंटेज रहेगा 16%। और इनकी इंटेलिजेंसी कैसी होगी? आपकी तीव्र बुद्धि। यानी स्पीडली कैचिंग करेंगे आपकी बात को। उसके बाद है आपका 90 टू 109, परसेंटेज रहेगी आपकी 50%। और इंटेलिजेंसी लेवल में आएंगे वो आपके सामान्य बुद्धि, नॉर्मल। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके 80 टू 89, परसेंटेज रहेगी आपकी 16%। अब डाउन होते जा रहे हैं, लेवल नीचे आता जा रहा है। और ये कहलाएंगे आपके मंद बुद्धि, जो मेंटली थोड़ा वीक होते हैं। पिछड़े बालक, नेक्स्ट लेवल है आपका 70 टू 79, और परसेंटेज रहेगी आपकी 7%। इंटेलिजेंसी लेवल जो है इनका वो रहेगा निर्बल बुद्धि। निर्बल मतलब जितना मर्जी समझा लो, कैचिंग पावर है ही नहीं। सभी मेथड यूज कर लो, मोटा दिमाग नहीं बोलते जिन्हें, ये उस, हाँ जी, जड़ बुद्धि से ही बोलते हैं। लास्ट लेवल जो आपका रहेगा 70 से लो, यानी 70 से कम, जो बिल्कुल ही मेंटली डिसेबल होते हैं। और ये है आपके 2%। और ये कहलाते हैं आपके बच्चे मूर्ख। एक क्वेश्चन आपका हर बार क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा, और बहुत ही इजी मेथड से आपको अभी क्लियर कर देती हूँ कैसे। आप जरा ध्यान से देखिए, जो मैंने आपके सामने डायग्राम शो किया है, परसेंटेज स्टार्टिंग कहाँ से है? 2% से, और लास्टिंग क्या है? 2%। जो आपका ऊपर अप में जा रहा था वही सारा नीचे डाउन में आ रहा है। 2%, 7%, 16%, बस इसी को ही रिवर्स कर दिया, 2%, 7%, 16%। फिर बीच में आपका क्या आ गया? नॉर्मल। ज्यादातर क्वेश्चन क्या पुट होता है? एक सामान्य बच्चे की बुद्धि का लेवल कितना होता है, तो आपने अपने माइंड में फिक्स कर लेना है कि 90 टू 109 आपका नॉर्मल में आएगा। अभी जो आपने क्वेश्चन सोल्व किया था 133.3 आया था, बताइए कहाँ स्टैंड करता है? देखिए इसमें आता है ना, 120 टू 139 के बीच में लेवल आ रहा है 133,
तो इट मीन्स वो कैसा है बच्चा, इंटेलिजेंट है। समझ के आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर अपने टेबल को ध्यान देना है कि जो हमने टेबल लर्न किया हुआ है उसमें उस बच्चे का आईक्यू लेवल कहाँ स्टैंड करता है, वही आपका आंसर होगा। कई बार क्या होता है कि वो यहीं पे ऑप्शन छोड़ देते हैं आपके पास कि आपको बस इनमें से ऑप्शन चूज करना होता है, और कई बार क्या होता है कि आपको ये लेवल दे दिया जाता है ऑप्शन में, पर ये लेवल तो आप तब निकाल पाओगे अगर आपको टेबल लर्न होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप पहले टेबल लर्न कीजिए। आईक्यू लेवल मैंने आपको निकालना सिखाया है, उस आईक्यू लेवल को निकालने के बाद देखिए कि वो आईक्यू लेवल कहाँ स्टैंड करता है, कौन से लेवल पर आता है, और क्वेश्चन को रीड करते ही आपको पता चलेगा कि उसका आईक्यू लेवल अप है या लो है। सपोज करो मैं इसी क्वेश्चन को अपोजिट कर देती हूँ कि एक 8 साल का बच्चा 6 साल के बच्चे की तरह काम करता है, तो एज कितनी हुई 8 ईयर, और काम कैसे कर रहा है 6 साल के बच्चे को, तो लो में आएगा ना, हाई में तो नहीं आ सकता। तो यानी वो नीचे के लेवल पे स्टैंड करेगा। इतना आपको क्वेश्चन को रीड करते ही पता चल जाएगा कि उसका लेवल कहाँ जाएगा, अप जाएगा या डाउन जाएगा। अब देखो एज ज़्यादा है और अपनी एज से कम काम कर रहा है तो नीचे के लेवल में आएगा। और बीच में ये सेंटर जो आपका है ये नॉर्मल चाइल्ड का है जिसमें हम सब भी आ जाते हैं, मतलब ठीक ठीक, ना हाई ना लो, बीच में स्टैंड करते हैं। इसको याद रखना कि हमारा बीच का सेंटर पॉइंट क्या है, 90 to 109 है, और ये किसका है, एक नॉर्मल इंटेलिजेंस, नॉर्मल बुद्धि का है। तो इसे क्या बोलेंगे, और कितने परसेंट लोग आते हैं उसमें, 50% आते हैं, बाकी के बचे हुए 50% आपके डिवाइड है। क्लियर, ऊपर वाला 2 7 16 है, नीचे वाला 16 7 2 है, अपोजिट कर दो बस उसे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। एक क्वेश्चन और नोट कीजिए। एक बच्चा 6th क्लास में पढ़ता है, पर वो 4th के करिकुलम को ही सॉल्व कर पाता है, 4th के करिकुलम को ही सॉल्व कर पाता है। बताइए उसका आईक्यू लेवल क्या होगा, बताइए उसका आईक्यू लेवल क्या रहेगा। सिक्स क्लास में प्रेजेंट में पढ़ रहा है, 4th क्लास के बच्चे के करिकुलम को सॉल्व कर रहा है, तो आईक्यू लेवल अप आएगा या डाउन आएगा, अब क्यों आएगा, डाउन आएगा। बच्चा 6th में पढ़ रहा है और 4th क्लास का सिलेबस सॉल्व कर रहा है तो डाउन आएगा ना। अब कितना डाउन आएगा, सॉल्व कीजिए। पहले आपको एज सॉल्व करनी है, एज निकाली है आपने, बच्चा कौन सी क्लास में है, मैंने आपको क्लास दी है, एज नहीं दी। 6th में है प्रेजेंट में, सिलेबस कौन सी क्लास का सॉल्व कर रहा है, 4th क्लास का। पहले तो एज निकालो 6th क्लास के बच्चे की, 6th क्लास के बच्चे की एज कितनी होगी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला MA/CA है और मल्टीप्लाई 100 है, तो हमें तो एज चाहिए ना, क्लास नहीं चाहिए। आपने एक बात ध्यान रखनी है, हमें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एज उठानी है। बच्चे का एडमिशन 1st क्लास में 6 साल, 6 साल, तो 6th में 6 और 6 12, यानी 12 साल का बच्चा है, करंट एज 12 साल आ गई। और बिहेव कैसा है उसका,
4th क्लास के बच्चे किधर है? तो इट मीन्स 2 कैंसिल कर दीजिए, 10 ईयर की है उसकी एज, मेंटल एज, मल्टीप्लाई 100, 4 3 जा 25, 250 अपॉन 3 डिवाइड कीजिए, 11 12 दोनों ले सकते हो, 11 और 12 दोनों ले सकते हो, क्योंकि हमारा जो है 6 क्लास में फर्स्ट में जाएगा, ठीक है ना। तो 6 और 6 12 भी काउंट कर सकते हैं, 6 और 5 11 भी काउंट कर सकते हैं, दोनों ही ले सकते हैं, लेवल सेम चलेगा, आगे पीछे ही रहेगा, एक ही उसमें स्टैंड करेंगे, अलग नहीं आएगा, ठीक है। 83 समथिंग कितना है? 83 आया ना, यानी 70 से 79 में इसमें आया आपका मंद बुद्धि, स्लो लर्नर, स्पीड कम है, स्लो लर्नर ही कहलाएगा, क्योंकि अपनी क्लास के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, अपनी एज के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, क्लियर है। तो आपको कभी भी क्लासेस दी हो तो पहले एज निकालिए, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, 6th में है इसे करंट एज बना लेते हैं, ये नहीं करना, ये रोंग है आपका प्रोसेस, क्योंकि जो फॉर्मूला हमें दे रहे हैं वो एज का दे रहे हैं, क्लास का नहीं दे रहे हैं, क्लियर। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, क्लियर है। चलिए आगे, अब जो 70 से कम है उन्हें भी नोट कर लो इसी चार्ट में, ये रब कर दूं, सेवेंटी से कम यानी 50 to 69 की रेंज में जो आएंगे उन्हें हम बोलेंगे मूर्ख। अगर आपको इसकी भी कैटेगरी पूछ ली जाए। नेक्स्ट है 25 to 49, ये स्टैंड करेगा आपका मूड, जो मूर्ख से भी नीचे के लेवल में आते हैं, मूड। फिर है आपके 25 से भी लो, ये है आपके जड़। कई बार क्या होता है, आपके पास क्वेश्चन डाल दिया जाता है कि जिन बच्चों का मेंटली लेवल या आईक्यू लेवल 25 से भी लो है वो कहाँ स्टैंड करते हैं, नीचे ऑप्शन डले होते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। ये आपकी आगे की कैटेगरी है जो लेस देन 70 है, क्लियर। चलिए आगे नोट कीजिए, इमोशनल इंटेलिजेंसी यानी संवेगात्मक बुद्धि, अगला पॉइंट डालिए। संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल, इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में नोट कीजिए। इमोशनल बुद्धि का सबसे पहले प्रयोग, मतलब इस वर्ड का सबसे पहले यूज जो है 1990 में अमेरिकन प्रोफेसर, 1990 में अमेरिकन प्रोफेसर जॉन मेयर
जॉन मेयर सेलो ने किया था। जॉन मेयर सेलो ने किया था। ऐसे लिखना है सर। सबसे पहले आपकी इमोशनल इंटेलिजेंसी अमेरिका के एक प्रोफेसर थे जॉन मेयर सेलो, इन्होंने किया था। अब इमोशनल वर्ड आपको क्लियर है, दूसरे की फीलिंग को समझना, अपनी फीलिंग को किसी को क्लियर करना। जैसे कोई दुखी है तो आप कैसे उसके दुख में शामिल होंगे, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। किसी दुख के माहौल में जाते हैं तो वहाँ हंसते थोड़ा ना, वहाँ वहीं चुप हो जाते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनके साथ सहानुभूति जताते हैं कि हम आपके साथ हैं। और जब हम फंक्शन में जाते हैं तो हमारा बिहेव कुछ और होता है, ठीक है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपनी इंटेलिजेंसी को यूज करते हैं और अच्छा भी वही लगता है। अगर आप किसी डेथ केस में जा रहे हो और वहाँ जाकर आपके पास अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही, तो इट मीन्स आप किसी के इमोशंस में इन्वॉल्व नहीं हो, आप अपनी खुशी में खुश हो। तो यानी इमोशनल बुद्धि क्या है, जब आप किसी भी कंडीशन में अपने आप को ढाल लेते हो, दुखी के साथ सिचुएशन के अकॉर्डिंग, दुखी के साथ दुखी हो और सुखी के साथ सुखी हो, और जैसी भी आपके सामने कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना, वो है आपकी संवेगात्मक बुद्धि। और ये वर्ड सबसे पहले आपके अमेरिका के प्रोफेसर जॉन मेयर सेला ने दिया था, और दिया कब था, 1990 में। आगे लिखिए। आज जब हम संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बात करते हैं, आज जब हम संवेगात्मक बुद्धि के बारे में विचार करते हैं या बात करते हैं, तो इसका श्रेय अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डैनियल डोलमैन, इनको जाता है, डैनियल डोलमैन को जाता है। याद रखना, क्वेश्चन 2 वे में पुट होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो चला है कि इमोशनल यानी संवेगात्मक बुद्धि आपको दी किसने है, जॉन मेयर सेलो ने। जॉन मेयर सेलो कई बार इकट्ठा आ जाता है, कई बार जॉन मेयर पीटर सेलो आते हैं। पीटर जो है वो इनके असिस्टेंट थे, तो इन्होंने इनकी हेल्प की थी, दोनों ने मिलकर दिया था। और फिर पूछा जाए कि एट प्रेजेंट जो इमोशनल आपकी इंटेलिजेंसी है वो किसने दी है, तो नाम आएगा डैनियल डोलमैन का। ये भी अमेरिका के हैं आपके डैनियल डोलमैन। क्लियर? आगे चलिए, मीनिंग लिख लीजिए इमोशनल इंटेलिजेंसी का। संवेगात्मक बुद्धि का अर्थ अपनी और दूसरे की भावनाओं को समझना, अपनी और दूसरे की भावनाओं को समझना, जानना, और उस परिस्थिति में उचित व्यवहार करना, उस परिस्थिति में उचित व्यवहार करना संवेगात्मक बुद्धि कहलाता है। आगे लिखिए, संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता।
नंबर 1, इससे हम या इसके द्वारा हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं, ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आगे चलकर कोई बच्चा कितनी संवेगात्मक बुद्धि रखेगा। नेक्स्ट, जीवन को सुखी में और सफल बनाने के लिए, जीवन को सुखी में और सफल बनाने के लिए, संवेगात्मक बुद्धि जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यार्थी जीवन में मिलने वाली सफलता संवेगात्मक बुद्धि पर आधारित है। ठीक है, अब आपको इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ। यानी मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला है आपको कि बच्चे के बारे में आप भविष्यवाणी कर सकते हो कि आगे चलकर वो कितना इमोशनल इंटेलिजेंसी रखेगा। अब देखिए, हम क्या कहते हैं टीचर्स को, जब फर्स्ट पीटीएम अटेंड करते हैं, बच्चा हमारा स्टार्टिंग में ही स्कूल गया है, तो हम कहते हैं बड़ा सेंसिटिव है, जरा सा डांट दो ना तो रो पड़ता है। तो इट मीन्स बच्चे में इमोशंस हैं, बच्चा फील करता है। आपने देखा होगा घर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे ही हम उनसे ऊंची आवाज में बात करते हैं तो वो सहम जाते हैं, एकदम से डर जाते हैं, चाहे हम उनसे मजाक ही कर रहे हैं, और वो सीरियसली ले लेते हैं ना बात को। तो इट मीन्स इमोशनल है, सेंसिटिव हैं बड़े। तो हम ऐसे बच्चों को प्यार से हैंडल करते हैं। आपने देखा होगा कितने टाइप के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे जिद्दी होते हैं, जितना मर्जी कह लो ढीठ होते हैं, मानते नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जरा सी बात की नहीं पिंच कर जाती है, उन्हें फील होती है उन्हें बात। तो ऐसे बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, प्यार से समझाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं डांट से आपका काम नहीं करते पर प्यार से कर लेते हैं, तो वो क्या है, इमोशंस है। तो हम बता सकते हैं कि इससे किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता। जब बड़े हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये किसी के दुख के बारे में देख नहीं सकता, ये तो रो पड़ता है, चाहे इसकी एज कितनी भी हो गई है पर ये रो पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे बचपन से ही सेंसिटिव है। तो यानी ये भविष्यवाणी की जा सकती है कि आगे चलकर ये क्या करेगा। अब हम बच्चों को क्या कहते हैं कि अगर आप छिपकली से डरोगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे। हम बच्चा कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, फिर हम बच्चे को कहते हैं कि आप डॉक्टर तो बनना चाहते हो, तो डॉक्टर बनने के लिए तो दिल रखना पड़ता है, सर्जरी भी करनी है, सब कुछ करना है, रिसर्च भी करनी है, लैब में जाकर कितने प्रकार के आप जीवों के साथ रिसर्च करोगे। तो इसके लिए आपका इमोशनल नहीं, हार्ड होना चाहिए आपको। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बच्चे को प्रिपेयर करते हैं कि आपकी लाइन ही ऐसी है, आपको थोड़ा सा हार्ड तो रहना पड़ेगा। तो इसलिए हम बच्चे के बारे में पहले ही बता देते हैं कि बच्चा आगे चलकर कितना सेंसिटिव होगा, बचपन से ही हमें अंदाजा लग जाता है। दूसरा, अगर हम इमोशनल नहीं होंगे, किसी प्रकार के इमोशंस हमारे अंदर नहीं आएंगे, क्या घर में शांति रह सकती है? बिल्कुल भी नहीं रह सकती। हम तो अपनी अक्कड़ में ही रहेंगे ना। घर में पोजीशन क्या है, सामने वाला परेशान है, क्या है, हम समझ ही नहीं पाते। कई बार हम कहते हैं ना ये तो पत्थर दिल है, इसे किसी के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो क्या है, उसके अंदर इमोशंस ही नहीं है, उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। घर में कई पर्सन ऐसे दिखाई देते हैं, घर में कितनी बड़ी ट्रेजेडी होती है, रोते नहीं, दुख उनके अंदर होता है पर वो रोते नहीं। तो हम क्या कहते हैं, बड़ा हार्ड है इसका दिल, देख लो एक आंसू नहीं आया, इतनी बड़ी बात होगी, कहते हैं ना हम नॉर्मली उसके बारे में। तो वो क्या है कि उसके अंदर इमोशंस नहीं है। इमोशंस होने बहुत जरूरी है।
कंट्रोल करना एक अलग बात है, उनके इमोशंस थोड़े कम होते हैं, पर पेशेंस कम होते हैं पर स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होती हैं। घर में जितनी भी सिचुएशंस आती हैं सब लड़कियां ही हैंडल करती हैं। बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, पर लेडीज़ के साथ तो बहुत कुछ होता है, तो सब कुछ करती हैं हैंडल। तो कहने के लिए अबला है पर बड़ी स्ट्रॉन्ग है। सारे रूप है ना, माँ के सारे रूप है, टाइम टू टाइम काली का रूप भी है, ठीक है, एक ममता भी है, माँ का रूप भी है, पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आता है ना सब कुछ। तो वो क्या है, वो इमोशंस ही तो है। कहते हैं ना इसे छेड़ना मत, अगर एक बार शुरू हो गए ना तो बस फिर क्या होगा हमें भी नहीं पता, दुर्गा का रूप ले लेते हैं। तो वही है, वो इमोशंस हैं, पर आती किसके अकॉर्डिंग है, आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आती है। ऐसा तो नहीं है कि उसी का माहौल चल रहा है और आप गुस्से में घूम रहे हैं, और अगर घूम भी रहे हो तो उसके पीछे कोई लॉजिक होगा, कोई कारण होगा। ऐसे नहीं, कोई भी ऐसे कोई किसी के पीछे ऐसे नहीं लगता, ऐसे कोई किसी को मारने नहीं दौड़ता, कुछ ना कुछ बात तो हुई होगी, ठीक है। इवन घर में बच्चे भी लड़ पड़ते हैं तो हम उन्हें ये कहते हैं कि पहले बेटा बताओ तो सही बात क्या हुई थी। तो इमोशंस ऐसे नहीं आते, इमोशन कंडीशंस आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। और इमोशंस होने जरूरी हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कहीं भी सक्सेस लेना चाहते हो तो इमोशंस होने जरूरी हैं। टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना जरूरी है। आप भले ही सुखी हो पर किसी के घर आप अगर दुख में जा रहे हो और वहां जाकर हंस रहे हो तो वो मैनर्स थोड़ा है, नहीं है ना। तो सामने वाला तो यही कहेगा ना भी आया ही क्यों था। तो यानी इमोशंस बहुत जरूरी हैं और आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये अपने आप उमड़ पड़ते हैं, सीखने को मिलता है। अब देखो रोड पर डेली कितने एक्सीडेंट होते हैं, सबके लिए तो हम दुखी नहीं होते। दुखी किन के लिए होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं। अपने हैं तो इमोशंस जुड़े हुए हैं ना उनके साथ, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई ताया है, कोई पिताजी है, कोई भाई है। अगर उनके साथ हमें अभी भी कुछ पता चले ना ऐसा हो गया तो एकदम से हमारी आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं, एकदम से हम कांप उठते हैं। क्यों, इमोशंस से जुड़े हुए हैं उनसे, जिनसे दिन से लगाव होता है ना, वहीं पर दुख होता है और वहीं पर ही खुशी होती है। आप कामयाब हो जाओगे, आपके पेरेंट्स से ज्यादा खुशी किससे होगी, किसी को भी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इमोशनल आपसे अटैचमेंट है। फ्रेंड सर्कल तो चाहे आप ऊपर से यूं भी कह दो भी बहुत अच्छा हुआ, पर अंदर से उन्हें पूछ के देखो ना कि कितनी जलन हो रही है कि मेरा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो अटैचमेंट जहां होती है इमोशंस अपने आप आ जाते हैं। क्लियर है, चलिए आगे। इस डायग्राम को एक बार आप लर्न करोगे, नोट कीजिए आगे। जहां हमने मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि की थी वहां एक आपकी सोशल इंटेलिजेंस भी आती है, नोट करना, सामाजिक बुद्धि भी आती है। मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि के साथ जो पीछे मैंने आपको टाइप्स लिखवाए थे बुद्धि के, वहां पर एक और ऐड कर लो, सोशल इंटेलिजेंसी यानी सामाजिक बुद्धि, ठीक है। अब देखो जितने भी सोशल वर्कर हैं, चाहे आपकी चैरिटीज है, चाहे आपके एनजीओ हैं, वो सब के सब किस में आएंगे, आपके सामाजिक बुद्धि में आएंगे, ठीक है। कोई भी सोशल वर्क आ जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर्जन किस में आते हैं, मूर्त में आते हैं। आपके नॉर्मल क्लिनिकल डॉक्टर किस में आते हैं, अमूर्त में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सोशल वर्कर कहाँ आते हैं, आपके सामाजिक बुद्धि में आते हैं। क्लियर है, जितना भी आपका एनजीओ का वर्क आ जाए, जितना भी आपका चाइल्ड वर्क आ जाए, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी आ जाए, सबका डिस्कस आप कहाँ करोगे, सामाजिक बुद्धि में करोगे। क्लियर यहाँ तक। अगर आपसे पूछा जाए बुद्धि कितने प्रकार की है, तो 3 प्रकार की है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। आगे नोट कीजिए, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत। सबसे पहले है आपका एक तत्व सिद्धांत,
अल्फ्रेड बीने ने दिया है। में 1911 में अल्फ्रेड बीने ने दिया है आपको। और जो वो एक तत्व है यानी वन फैक्टर, वो है आपकी सामान्य बुद्धि, नॉर्मल। देखिए सबसे पहले आपका कौन सा आया, एक तत्व सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं वन फैक्टर थ्योरी। दी किसने है, अल्फ्रेड बीने ने दी है। विच ईयर, 1911 में। और एक तत्व कौन सा है यानी वन फैक्टर कौन सा है उसमें, सामान्य बुद्धि। ठीक है, उसके बाद है दो तत्व सिद्धांत यानी द्वि फैक्टर थ्योरी। ये भी अल्फ्रेड बीने की है। ए वन फैक्टर, टू फैक्टर अल्फ्रेड बीने की है। कई बार ऑप्शन में अल्फ्रेड बीने नहीं आता तो स्पीयरमैन है। (1904) में दी है। स्पीयरमैन आपके लंदन से बिलोंग करते थे। स्पीयरमैन लंदन से बिलोंग करते थे। 1904 में दी है। अब देखो टू फैक्टर है तो टू फैक्टर कौन कौन से हैं, एक है आपकी सामान्य जो पहले भी थी, सेकंड है आपकी विशेष, विशिष्ट भी बोल सकते हो, विशेष भी बोल सकते हो। अब ये सामान्य में कौन सी आती है, पहले तो ये बताइए किसको कह रहे हैं हम सामान्य। जो हमें बाय बर्थ मिली है वो नॉर्मल है हमारी, बाय बर्थ मिली, हमने गेन तो नहीं की, हेरेडिटी है, पेरेंट्स से मिली है। आप कई बार कहते हो ना ये अपनी मम्मी की तरह इंटेलिजेंट है, ये अपने पापा की तरह इंटेलिजेंट है, तो इसके दादाजी बड़े इंटेलिजेंट थे, ये आप, हाँ जेनेटिक है, ये अपनी बुआ फिर गया है, वो क्या है, ये मिलती है आपको सामान्य बुद्धि, जन्मजात यानी बाय बर्थ, जन्मजात को बोलते हैं सामान्य बुद्धि। और विशिष्ट कौन सी है आपकी, विशेष कौन सी है, जो आप सीखते हो, जो अर्जित करते हो, जो गेन करते हो। कोई अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल दीजिए सामान्य बुद्धि का, जो आप लिए बैठे हो इस टाइम भी आपके पास है, बताइए। बिहेवियर, आपका सरनेम भी तो है, सरनेम बाय बर्थ मिला है ना, ठीक है, जिस पर हम घमंड करते हैं, कई बार कहते हैं हम राजपूत हैं, हम राणे हैं, हम जाट हैं, तो आपने वो कहीं से ली थोड़ा ना, बाय बर्थ मिली है आपको, ठीक है ना। मेरे दादाजी पुलिस में है, दोनों से मारते हैं दूसरे पे, तो आपको ये बुद्धि ये कहाँ से सीखा आपने, बाय बर्थ मिला है आपको, आपने गेन नहीं किया, जेनेटिक है, ट्रांसफर हुआ है आपको, आपके दादाजी से आपके पापा को और पापा से आपको। विशेष क्या है जो इस टाइम आप गेन करने आए हो, वो है अर्जित यानी सीखना, स्किल्स। अब आपने जन्म तो ले लिया फैमिली में, पर स्टडी सीखने के लिए तो आना पड़ा ना, डिग्री तो लेनी पड़ी ना, वो सब क्या है, अर्जित है। आप ये तो नहीं कह सकते कि हमारी फैमिली में सारे के सारे एडवोकेट है तो मैं भी एडवोकेट हूँ, नहीं कह सकते ना।
एडवोकेट बनने के लिए आपको डिग्रीज लेनी पड़ेंगी ना, वो किस में आएंगी? आपकी विशेष में आएंगी। ठीक है, जिसे भी आप इस दुनिया में आकर गेन करते हो वो सब का सब आपका स्पेशल में आएगा, और जो आपको बाय बर्थ मिला है वो सब का सब आपका सामान्य में आएगा, जन्मजात, जिसके लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, आपको बर्थ लेते ही मिल गया। हमारी कास्ट बाय बर्थ मिली है। ठीक है, हमें जो भी अपने फादर से, अपने दादाजी से जो भी संपत्ति मिलनी थी, प्रॉपर्टी मिलनी थी, बाय बर्थ मिल गई। उसके बाद आपने उस प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाया तो यानी वो स्पेशल हो गया, क्योंकि उसके लिए तो आपने एफर्ट्स लगाए ना। आपने एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री बनाई तो आपने एफर्ट्स लगाए, स्ट्रगल किया, तब आपको मिली, वो विशेष में आएगी। क्लियर है आपको? सामान्य और विशेष 2 फैक्टर क्लियर है। आपके पास क्वेश्चन आएगा 1 फैक्टर थ्योरी किसने दी है, आंसर बोलोगे एल्फ्रेड बिने ने। फिर पूछा जाएगा 2 फैक्टर किसकी है, तो स्पेयरमैन की है। ठीक है, एल्फ्रेड बिने बहुत कम आते हैं, इसमें स्पेयरमैन आते हैं। फर्स्ट है आपकी 1 फैक्टर कब दी गई? 1911 में। 2 फैक्टर कब दी गई? 1904 में। पर आप मेंशन इसे करोगे, 2 फैक्टर है, 2 फैक्टर शो करोगे। आपसे पूछा जाए जो 2 फैक्टर थ्योरी है उसमें सामान्य बुद्धि का संबंध किससे है? जन्मजात से। स्पेशल का किससे है? जो गेन की जाएगी, जो अर्जित की जाएगी, जो स्किल्स हैं वो सब की सब इसमें आएंगे। आपकी कब मिली है? 1904 में दी गई। ठीक है, स्पेयरमैन कहाँ से बिलोंग करते थे? लंदन से बिलोंग करते थे। ठीक है, उसके बाद चलिए आपकी बहुतत्व यानी मल्टी फैक्टर। थर्ड है आपकी बहुतत्व, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टी फैक्टर। नोट कीजिए, ये दी है हमें थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूएसए से। ब्रैकेट में डाल लीजिए, नोट कीजिए। हाँ जी, ये थॉर्नडाइक ने दिया। मल्टी फैक्टर आपकी थॉर्नडाइक की है। लिखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं यानी मेंटली एक्टिविटी करता है, इसमें सारी आपकी मेंटली एक्टिविटी आएंगी, मानसिक क्रियाएं। मल्टी फैक्टर में आपकी मानसिक क्रियाएं, जितनी भी मेंटली एक्टिविटी है वो सब की सब बहुतत्व यानी मल्टी फैक्टर में आएंगी। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है वो सब की सब बहुतत्व सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। थोड़ा सा हो रहा है। ठीक है, आगे लिखिए, थॉर्नडाइक ने बहुतत्व सिद्धांत को, थॉर्नडाइक ने बहुतत्व सिद्धांत को बालू के ढेर से, बालू का ढेर, बालू होता है रेत, बालू के ढेर से तुलना कर कर बताया है। बालू के ढेर से क्यों? यानी रेत का एक ढेर लगा हुआ है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों की तीन कितनी है, कितनी थी, कितनी होंगी, इससे कंपैरिजन किया उन्होंने और अपनी इस थ्योरी को डिस्कस किया है। ये सब के सब आप देखो, लंबाई निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, इसके लिए फॉर्मूले चाहिएंगे ना। तो वो फॉर्मूले आपको कहाँ से मिलेंगे? मेंटल लेवल से। मेंटली आपको लर्न भी करने पड़ेंगे, फिर वो यूज भी कर कर दिखाने पड़ेंगे। यानी जितनी भी हम मेंटली
एक्टिविटी करते हैं, मेंटली जितने भी प्रोसेस करेंगे वो सब के सब आपकी मल्टी फैक्टर थ्योरी में आएंगे। 1 फैक्टर ओनली नॉर्मल बुद्धि, ठीक है, 2 फैक्टर नॉर्मल और स्पेशल दोनों, मल्टी फैक्टर आपकी मेंटली एक्टिविटी, जितनी भी मेंटली एक्टिविटी है सब के सब इसमें शामिल होंगी। उसके बाद चलिए, हाँ जी, अब देखो बालू के ढेर से कंपैरिजन किया है ना, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए बालू के ढेर का सिद्धांत किसने दिया है तो आंसर थॉर्नडाइक ही रहेगा, नोट कर लीजिए। बालू के ढेर का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। मतलब इस मल्टी फैक्टर को बालू का ढेर भी कहा जाता है। बालू के ढेर का सिद्धांत किसने दिया है? आपके थॉर्नडाइक में। आगे चलिए, समूह तत्व यानी ग्रुप फैक्टर, हाँ जी, ये आपका आया था 1913 में। नेक्स्ट है समूह तत्व सिद्धांत यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। प्रतिपादक है इसके थ्रस्टन, यानी दिया किसने है? थ्रस्टन ने। थ्रस्टन ने दिया है हमें 1938 में दिया है, 1938 में दिया है। इनकी बुक का नाम लिख लीजिए, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, 1938 में गिवन है। बुक है प्राइमरी एक्टिविटी या एबिलिटी, कुछ भी लिख लो। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा आपका, नोट कीजिए, इसमें टोटल 13 फैक्टर दिए गए हैं। अगर आपसे पूछे कितने तत्व हैं इसमें, समूह कितने का ग्रुप है, 13 फैक्टर है, 13 तत्व हैं। और जो आपके मेन फैक्टर है वो 7 है, 13 में से मेन 7 है और अदर 6 है। या आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका ग्रुप फैक्टर थ्योरी है उसमें 13 फैक्टर जो टोटल दिए गए हैं उनकी रेशियो क्या है। ऑप्शन ऐसे डलते हैं आपके पास 6 7 7 6 2 3 7 2 4 7 4 7 2। तो आपने ध्यान रखना है 7 और 6 है ऑप्शन, ठीक है। टोटल 13 है, रेशियो 7 और 6 चलेगी। चलिए आगे, इसका सब नेम लिख लीजिए। इस थ्योरी का सब नेम है आपका प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत। प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत। दोनों में से किसी भी नाम से ये आपके पास आ सकती है। स्पेशल एबिलिटी को एस से डिफाइन करेंगे, एस, और नंबर एबिलिटी को एन से डिफाइन करेंगे। स्पेशल एबिलिटी को एस से डिफाइन करेंगे, स्पेशल फॉर एस,
और नंबर एबिलिटी यानी कितनी एबिलिटीज है उसके अंदर, डिफाइन बाय एन। अगर आपके पास वर्बल एबिलिटी आ जाए तो वी से डिफाइन करोगे, लिख लो शाब्दिक एबिलिटी यानी योग्यता, वी वी डिफाइन फॉर वर्बल एबिलिटी। आगे है वाक योग्यता यानी वर्ड एबिलिटी, नेक्स्ट है आपकी पर्यवेक्षण योग्यता यानी परपेचुअल एबिलिटी, परपेचुअल एबिलिटी डिफाइंड बाय पी। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास डल सकता है P डिफाइन 4, नीचे आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, W डिफाइन 4, V डिफाइन 4, V4 वर्बल, W4 वर्ड और P4 परपेचुअल। ठीक है, आगे चलिए प्रतिदर्श। अब इंटेलिजेंसी हमारी बनी किस किस से है ये नोट कीजिए पहले, एस एन वी डब्ल्यू, SNVW MRP इक्वल टू इंटेलिजेंसी, इक्वल टू इंटेलिजेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंटेलिजेंसी डिफाइन S प्लस N, S मीन्स स्पेशल, N मीन्स नंबर, V मीन्स वर्बल, W मीन्स वर्ड, M मीन्स मेंटली, R मीन्स रीडिंग, P मीन्स परपेचुअल। ठीक है, R रीडिंग है, M मेंटली है, P परपेचुअल इक्वल टू इंटेलिजेंसी। कई बार क्या होता है इसको मेंशन करके आगे का पूछ लेते हैं व्हाट इज दिस, तो आपका आंसर आएगा इंटेलिजेंसी। और कई बार क्या होता है व्हाट इज इंटेलिजेंसी क्वेश्चन डाल देते हैं और नीचे ये डाला होता है, पर इसमें वो शेफलिंग कर देते हैं, यानी W पहले कर देंगे, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उसमें वर्ड पहले आएगा, वर्बल बाद में आ जाएगा, या फिर P कहीं और ले जाकर रख देंगे। तो आपने ध्यान रखना है ये सीक्वेंस क्या है, स्पेशल, नंबर, वर्बल, वर्ड, मेंटल, रीडिंग, परपेचुअल, ये सीक्वेंस चलेगा। R मीन्स रीडिंग, हाँ नोट कर लो, R मीन्स रीडिंग, M मीन्स मेंटली, P मीन्स परपेचुअल, नेक्स्ट है प्रतिदर्श का सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं आपका सैम्पलिंग थ्योरी। प्रतिदर्श का सिद्धांत, प्रतिदर्श का सिद्धांत, सैम्पलिंग थ्योरी। प्रतिदर्श का सिद्धांत, सैम्पलिंग थ्योरी, sampling theory given by
थॉमसन 1955 1955 में हमें मिली है, थॉमसन ने दी है। सैम्पलिंग थ्योरी है आपकी, नमूना सिद्धांत भी बोल देते हैं इसे। लिखिए, थॉमसन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में जस्ट इतना ही है। आपके पास क्वेश्चन आएगा, सैम्पलिंग थ्योरी, प्रतिदर्श सिद्धांत या नमूना सिद्धांत, उसके प्रतिपादक कौन है? थॉमसन है। कब दी थी? 1955 में दी थी। ये थ्योरी किस पर आधारित है, यानी इसका बेस क्या है? मानसिक क्रियाओं पर, मेंटली एक्टिविटी। और हर पर्सन में कुछ ना कुछ मेंटली एबिलिटी पाई जाती है। आप कहते हो ना कि इस बच्चे की ड्राइंग बहुत अच्छी है, आप कहते हो कि इसके गले में तो माँ सरस्वती निवास करती है, तो कुछ ना कुछ गॉड गिफ्टेड है। आपने बच्चे को ड्राइंग सिखाई नहीं, पर बच्चा बहुत अच्छे मूवमेंट कर रहा है, स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छा प्ले करता है, तो इट मीन्स वो क्या है? गॉड गिफ्टेड है, सैम्पलिंग है। फिर आप देखते हो कि उस बच्चे में म्यूजिक से भी अच्छा कुछ और रोल भी है, कुछ ना कुछ टैलेंट है जो छिपा हुआ है, जो हमने निकालना है, वो है प्रतिदर्श। इसीलिए थॉमसन ने क्या कहा कि हर पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ मेंटली एक्टिविटी, कुछ ना कुछ मेंटली एबिलिटी पाई जाती है। उसके बाद है आपकी त्रिआयामी सिद्धांत। ध्यान रखना, अभी जो आपने ऊपर लिखा था त्रितत्व लिखा था, और अब जो आप लिख रहे हो त्रिआयामी लिख रहे हो, यानी 3 डायमेंशन थ्योरी। पीछे त्रितत्व आया आपका, जिसे मल्टी फैक्टर बोला है, बहुतत्व। 2 से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, यानी 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये 3 डायमेंशन है और वो 3 फैक्टर है। तो त्रिआयामी सिद्धांत यानी 3 डायमेंशन थ्योरी आपकी है गिलफार्ड की। गिलफार्ड ने दी है। गिलफार्ड रूस से बिलोंग करते थे। 3 डायमेंशन है इसके, यानी 3 स्टेप है, 3 पद है, और गिवन बाय गिलफार्ड। ईयर है 1967। 1967 में गिवन हुई है ये। अब देखिए इसमें 3 फैक्टर कौन कौन से हैं? अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर आप ना हो तो मेरी क्या वैल्यू है? नहीं है। अगर मैं ना हूं तो आप क्या पढ़ पाओगे? नहीं। तो यानी सबसे पहले क्या आएगा? शिक्षक, टीचर। फिर क्या आएगा आपका? स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, और बीच में क्या होगा? करिकुलम, पाठ्यक्रम। ये है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन है आपके। सबसे पहले आपका टीचर होगा, फिर टीचर को कोई करिकुलम मिलेगा कि आपको ये करवाना है। जैसे कि मैं आपको पढ़ाने आई हूँ, तो मुझे पता है ना कि मुझे साइकोलॉजी करवानी है और कौन से टॉपिक करवाने हैं, ठीक है। फिर वो मैं भी आ गई,
करिकुलम भी आ गया, पर आप भी तो चाहिए, तो विद्यार्थी भी जरूरी है। तो ये 3 डायमेंशन में आपके क्या क्या शामिल है? टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। करिकुलम को सेंटर में रखना, क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए भी सेंटर में है और टीचर के लिए भी सेंटर में, दोनों इकट्ठे नहीं रखने हैं। कहीं आप ऐसा करो कि टीचर के साथ विद्यार्थी कर दो, नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा। आपका टीचर, करिकुलम और फिर आपका स्टूडेंट। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, अगर आपके पास ये तीनों स्टेप नहीं आते, सपोज करो ऑप्शन में तीनों ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन क्या होंगे? फर्स्ट है आपका संक्रिया या परिक्रिया, यानी प्रोसेस। 2 वे में क्वेश्चन पुट होता है ये, संक्रिया या परिक्रिया। कुछ ना कुछ आप प्रोसेस करोगे। सेकेंडली, किस विषय पर करोगे? बात वही है घूम फिर कर, विषय वस्तु। थर्ड, उसका रिजल्ट क्या होगा? उत्पाद या परिणाम। अगर आपको शिक्षक, पाठ्यक्रम और स्टूडेंट, आपके विद्यार्थी ऑप्शन में नहीं मिल रहे हैं, तो इन तीनों में से कुछ ना कुछ आपको ऑप्शन में मिलेगा, ध्यान रखना। जिसमें फर्स्ट है संक्रिया या परिक्रिया, यानी आपका कोई ना कोई प्रोसेस होगा। आप प्रोसेस जो कर रहे हो तो किसी ना किसी सब्जेक्ट या टॉपिक पर करोगे, फिर आपका उसका कुछ रिजल्ट होगा। आपने जो एक्टिविटी की है उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आपको मिलेगा, चाहे पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले। अब देखिए, मैं इस टाइम प्रोसेस कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, टीचिंग हो रही है, तो मुझे एक विषय वस्तु यानी एक टारगेट पता है कि मुझे क्या करवाना है, ठीक है। फिर उसका रिजल्ट कि आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अगर ये 3 ऑप्शन में नहीं होते तो इन तीनों में से ऑप्शन मिलते हैं आपको, ये ध्यान रखना। मैंने 2 वे आपको दोनों बता दिए कि फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या क्लियर होते हैं और उसके बाद के ऑप्शन आपके क्या रहते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? पर ये ध्यान रखना, वो 3 फैक्टर है, ये 3 डायमेंशन है। 3 फैक्टर यानी आपका मल्टी फैक्टर है, और मल्टी फैक्टर दिया था आपका थॉर्नडाइक ने, और 3 डायमेंशन दिया आपका गिलफर्ड ने। क्लियर? गिलफर्ड रूस से बिलोंग करते हैं और थ्योरी आपकी 1955 में दी गई है। चलिए आगे। अब गिलफर्ड ने जो आपको आगे एक मॉडल दिया है उसको भी देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेशो पूछी जाती है इस मॉडल में। हाँ जी, गिलफर्ड प्रतिमान, गिलफर्ड नमूना, गिलफर्ड प्रतिदर्श, किसी भी नेम से मेंशन हो सकता है। गिलफर्ड सैंपल इंग्लिश में बोलेंगे इसे। 1967 में गिवन है। और फॉर्मूला क्या रखा था इन्होंने? इसे बुद्धि संरचना मॉडल कहा जाता है। सबसे पहले तो इसे क्या कहेंगे? बुद्धि संरचना मॉडल। इसका आपका रेशो रहेगा 5 × 4 × 6, 5 × 4 × 6, यानी कितने फैक्टर हुए? 5 4 जा 20 और 26 जा 1, 26 जा 120। यानी आपसे पूछा जाए कि गिलफर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल में टोटल कितने फैक्टर हैं या कितने तत्व हैं, तो आप बोलोगे 120। और 120 की रेशो देख लो ध्यान से,
5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 120। ये रेशियो जंप करके देते हैं आपको। कई बार क्या करते हैं 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 कर देते हैं, और कई बार 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 कर देते हैं, क्योंकि जैसे मर्जी आगे पीछे मल्टीप्लाई करो आंसर तो 120 ही आना है। पर आपको रेशियो ध्यान रखनी है, 5 4 6 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बुद्धि संरचना मॉडल फैक्टर 120 किस रेशो में है? 5 4 6 में। अब इनको बढ़ा दिया गया है, 1977 में इंक्रीज हो गए हैं, इंक्रीज होकर बन गए हैं 150। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 150। उसके बाद फिर करेक्शन हुई है 1980 में, और अब इनको बढ़ाकर कर दिया गया है 180, यानी 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 180। 3 टाइम इसमें करेक्शन की गई है। जब आपको दिया गया था 1967 में, तो आपके टोटल फैक्टर कितने थे? 120। ठीक है, 1977 में करेक्शन हुई, टोटल फैक्टर हुए 150। क्वेश्चन आता है कि एट प्रेजेंट गिलफर्ड द्वारा दिए गए बुद्धि संरचना मॉडल में कितने फैक्टर हैं? तो आंसर होगा 180। 180 की रेशो देख लो, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6। समझ के? तो इस टाइम आपके पास 180 फैक्टर हैं इस मॉडल में। अब लिखिए अन्य सिद्धांत, अदर थ्योरीज। इनके अलावा भी बुद्धि के बारे में अलग से थ्योरीज दी गई हैं, वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है आपकी त्रिचापित सिद्धांत। त्रिचापित, त्रिचापित सिद्धांत ये दिया है स्टर्न ने, गिवन बाय स्टर्न। नेम मेंशन कर लो और सामने गिवन बाय स्टर्न। फिर है तरल ठोस, तरल ठोस सिद्धांत कैटल ने। इसको लर्न करने की ट्रिक बता देती हूँ आपको। अब देखो लिक्विड चीजों को हम किस में रखते हैं? कैटल में। तो आप ध्यान रखना कि तरल और ठोस किसने दिया है? कैटल ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट नोट कीजिए विकासात्मक सिद्धांत यानी डेवलपमेंट थ्योरी, गिवन बाय जीन पियाजे। विकासात्मक सिद्धांत गिवन बाय जीन पियाजे। नो, जस्ट थ्योरी और सामने उस प्रेजेंट किसने की है। नेक्स्ट है आपके बुद्धि का क और ख सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का क और ख सिद्धांत, कई बार ए और बी डाल देते हैं क ख की जगह। बुद्धि का क और ख सिद्धांत गिवन बाय हैव। नेक्स्ट है आपका लेवल 1 एंड लेवल 2, लेवल 1 एंड लेवल 2, लेवल 1 एंड लेवल 2 गिवन बाय जॉनसन। लेवल 1 एंड लेवल 2 गिवन बाय जॉनसन। नेक्स्ट है आपका पदानुक्रमित यानी स्टेप थ्योरी, पदानुक्रमित स्टेप थ्योरी बर्ट और बर्टन ने, दोनों अलग अलग हैं।
ये अदर थ्योरी है जो फेमस नहीं हो पाई, पर रिलेटेड किससे है? आपकी बुद्धि से है। तो आज का आपका चैप्टर था बुद्धि। बताइए कहीं भी कोई क्वेरी है, कुछ क्लियर ना हो, कुछ पूछना है? ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू।